नमस्कार सभी साथियों को। आज हम मनोविज्ञान का टेस्ट नंबर 55 हल करेंगे। 54 टेस्ट इसके पहले हम कर चुके हैं। लास्ट में मैं प्लेलिस्ट मैंने लगा दी है, आप चाहो तो इन 54 टेस्टों को देख सकते हो शुरू से। यहाँ पर भी आपको शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिएगा, एक एक प्रश्न को समझ करके उत्तर देना है। और ये जो रोज़ाना मैं टेस्ट लाता हूँ, तो कल मैंने बोला भी था कि जो सिलेबस है उनको क्यों ना एक बार रिवाइज़ कर लिया जाए, ताकि आपके भी वापस रिवाइज़ पूरा सिलेबस हो जाए साथियों। तो उसके लिए आप सभी ने सकारात्मक जो कमेंट किए हैं, बिल्कुल उसी को आधार बनाकर बहुत ही जल्द आपके लिए शिक्षण विधियों का, हिंदी का और साइकोलॉजी का जो पूरा सिलेबस है वो बहुत ही शानदार तरीके से हम कवर करने वाले हैं एक एक चीज़ को। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है आपके, थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के साथ सूचीबद्ध किया जाता है? व्यावहारिकता का सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और इनमें से कोई नहीं। तो थॉर्नडाइक का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा। इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, बाकी इसके अनेक नाम हैं साथियों। तो देखिएगा, ये सिद्धांत इन्होंने 1898 में दिया था। अब उसके बाद में 1913 में इन्होंने इस सिद्धांत में कुछ नियम भी ऐड कर दिए थे। इनका जो सिद्धांत है वो व्यावहारिकता पर जोर देता है, अतः इनके सिद्धांत को व्यावहारिकता का सिद्धांत की सूची में शामिल किया जाता है। विकल्प नंबर 1 सही है आपके प्रश्न नंबर 1 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। दूसरा प्रश्न है आपके, क्रियात्मक अनुसंधान किस मनोविज्ञान की उपज है? मानव मनोविज्ञान की, असामान्य मनोविज्ञान की, सामाजिक मनोविज्ञान की और इनमें से कोई नहीं। क्रियात्मक अनुसंधान की अगर हम बात करें तो क्रियात्मक अनुसंधान के जनक हैं स्टीफेन एम कोरे। कौन है साथियों? स्टीफेन एम कोरे क्रियात्मक अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान कहाँ पर किया जाता है? विद्यालय में किया जाता है। विद्यालय में शिक्षकों द्वारा, वहाँ के जो शैक्षिक कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा विद्यालय में, विद्यालय की जो कार्य प्रणाली है, विद्यालय की जो समस्याएं हैं, छात्रों की समस्याएं हैं, जो विद्यालय से संबंधित चीज़ें होती है, वो उन सभी पर क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। और क्रियात्मक अनुसंधान ये सामाजिक मनोविज्ञान की उपज माना जाता है। मतलब सामाजिक मनोविज्ञान से ही किसकी उत्पत्ति हुई? क्रियात्मक अनुसंधान की। तो तीसरा विकल्प सही है सेकंड क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 क्या पूछ रहा है आपसे? तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन में निहित है? ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में जो सिद्धांत निहित है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिएगा, पहला है नैमित्तिक अनुबंधन, दूसरा है उपयोग का नियम, तीसरा है अनुक्रिया सामान्यीकरण और चौथा है प्रभाव का नियम। तो ये जो उपयोग का नियम है और ये जो प्रभाव का नियम है, ये दोनों तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत से आते हैं। किस सिद्धांत से? थॉर्नडाइक का जो अभी हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नियम 8 किए गए थे सन 1913 में। सीखने के गौण नियम और सीखने के मुख्य नियम। मुख्य नियमों में 3 थे, गौण नियमों में 5 थे। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी। बाकी देखिएगा, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है ये B.F. स्किनर ने दिया था। अब B.F. स्किनर के इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। तो साथियों, इसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कह दो या इसको नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कह दो, दोनों एक ही चीज है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है तीसरे क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। तो चौथा क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है? नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है, या सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आकलित करना? क्षेत्रों को है ना। तीसरा है नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां आयोजित करना और चौथा है अंक या ग्रेड प्रदान करना। तो देखिएगा, जो CCE है, यह जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, इसका मतलब ये नहीं होता। देखिए, मासिक परीक्षा का मतलब ऐसा नहीं है कि महीने में एक बार परीक्षा ले लो तो हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कर रहे हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दृष्टिकोण ये
नहीं है, तो इस विकल्प को हम गलत कर देते हैं। दूसरा है सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आकलित करना। तो देखिएगा, नियमित रूप से शैक्षिक क्षेत्र भी और सह शैक्षिक क्षेत्र भी दोनों ही क्षेत्र आ जाते हैं, और नियमित रूप से यदि आप इनको आकलित करते हो, इनका आकलन करते हो, तो बिल्कुल वो ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। दूसरा विकल्प आपका सही है इसमें। बाकी अंक या ग्रेड प्रदान करना ही सीसी नहीं है, ना ही नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां। देखो, गतिविधियां आयोजित करवाना शिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा है। बाकी इससे भी गतिविधियां सह शैक्षिक क्षेत्र में आ सकती है, लेकिन यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया के दौरान आ रहा है ना, शैक्षिक और सह शैक्षिक। अगर ये विकल्प नहीं होता तो फिर हम यहाँ तीसरे विकल्प पे जाते, बट विकल्प ज्यादा बेटर कौन सा है? दूसरा विकल्प ज्यादा बेटर है। तो फिर चौथा जो क्वेश्चन है इसमें दूसरा विकल्प ही राइट माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5वां क्वेश्चन, निगमनात्मक तर्कना में शामिल है विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कना, ज्ञान का सक्रिय निर्माण व पुनर्निर्माण, अन्वेषक परक सीखना और सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना। देखिएगा, एक होती है आगमनात्मक तर्कना, एक होती है निगमनात्मक तर्कना। इन दोनों तर्कना को आपने पढ़ा ही होगा और आपके सिलेबस में ये नई चीज ऐड भी हुई है। तो जो आगमनात्मक तर्कना है वो तो विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ती है, और जो निगमनात्मक तर्कना है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। तो चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 5 में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। तो 6वां क्वेश्चन आपके प्रश्न नंबर 6 समझना है, बच्चों की रुचि बनाने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बनाए रखने के लिए या बनाने के लिए? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं की गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप बच्चों को गतिविधि में शामिल करेंगे या बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे? तो भैया साहब, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको ऐसा लगेगा कि यार तीसरा सही है, चौथा सही है, दूसरा सही है या पहला सही है। तो 6ठे क्वेश्चन का सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। समझ पर आधारित क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली आंसर ये तो रहता है कि भाई ये सिद्धांत इसने दिया, नहीं, समझ पर आधारित चीज है ये। देखिएगा, बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं की गतिविधि करेंगे, बच्चों को बताएंगे। तो ये तो सबसे यहाँ पर सबसे कम क्वालिटी वाला ऑप्शन है पहला, तो इसको हम बाहर निकालेंगे। दूसरा भी नहीं, क्योंकि गतिविधि आप कर रहे हो। अब तीसरा है, आप बच्चों को गतिविधि में शामिल करेंगे और बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो इन दोनों में से एक राइट है। अब तीसरा राइट है या चौथा राइट है? तो साथियों, यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिएगा, स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। वो खुद अगर गतिविधि करते हैं तो खुद करके सीख रहे हैं, और आप उनको गतिविधि में शामिल करेंगे, तो इससे ज़्यादा बेटर है साथियों विकल्प नंबर 4, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। चौथा विकल्प है राइट प्रश्न नंबर 6 में। बाकी आप इस क्वेश्चन के लिए कमेंट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको तीसरा विकल्प सही लगेगा, बट चौथा ही राइट माना जाएगा साथियों, ठीक है? कमेंट कर सकते हो 6ठे क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है, आश्रित चर है, स्वतंत्र चर है, मध्यस्थ चर है और इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, शिक्षण प्रक्रिया में यहाँ 3 चरों की बात की जाती है, आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर। मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम को माना जाता है, स्वतंत्र चर शिक्षक को माना जाता है और आश्रित चर छात्र को माना जाता है। जबकि जो छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या होती है उसमें छात्र स्वतंत्र रहता है। लेकिन इन चरों की बात की जाए शिक्षण प्रक्रिया में, तो साथियों यहाँ पर उल्टा सिस्टम है। स्वतंत्र चर कौन होता है? शिक्षक होता है, और विद्यार्थी होता है आश्रित चर। आश्रित किसके ऊपर आश्रित होता है? शिक्षक के ऊपर। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न नंबर 7 में। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। 101% आश्रित चर विद्यार्थी है, स्वतंत्र चर शिक्षक है, मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम है, ठीक है? याद रखना इस चीज को हमेशा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8वां क्वेश्चन, सीखने के वक्र। नाम तो सभी ने सीखने के वक्र जो होते हैं उनके बारे में सुन ही रखा होगा, पढ़ भी रखा होगा आपने बिल्कुल। सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक होते हैं, सीखने की गत्यात्मकता के सूचक है या सीखने की रचनात्मकता के सूचक है। तो यहाँ पर देखिएगा,
जो सीखने के वक्र है ये क्या बताते हैं? पहली चीज क्या बताते हैं कि जो सीखने की प्रगति है वो कितनी हुई है, कितनी प्रगति नहीं हुई है इत्यादि, ये सभी चीजें सीखने के वक्र ही बताते हैं। अतः सीखने की प्रगति के ये सूचक होते हैं। विकल्प नंबर 1 सही है आपके प्रश्न नंबर 8 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं अब आपके। प्रश्न नंबर 9, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। दूसरा विकल्प देखिएगा, विकास गर्भावस्था से शुरू होकर किशोरावस्था तक आगे जाता है फिर पीछे की ओर बढ़ता है। तीसरा देखिएगा, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। अब चौथा और अंतिम विकल्प है, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। तो विकास से संबंधित जो विशेषताएं हैं, जो प्रकृति है, वो ही आपसे डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे विकास के बारे में एक कथन सही नहीं है, वो देखना है। तो देखो, प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। जैसे किशोर अवस्था के अलग खतरे बालक को विकास में, प्रौढ़ावस्था में, शेषावस्था में, बाल्यावस्था में, सभी अवस्थाओं के अपने निजी खतरे होते हैं। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से ही होता है कि जैसे उसका जो सामाजिक पक्ष है, उसका जो शारीरिक पक्ष है, उसका जो संज्ञानात्मक पक्ष है, उसका जो नैतिक पक्ष है, उसका जो गत्यात्मकता वाला पक्ष है, ये सभी जो चीजें हैं ये एक साथ जन्म लेने वाले जुड़वा बच्चों में भी कहीं ना कहीं डिफरेंट जरूर आता है। तो बिल्कुल ये भी कथन सत्य है। दूसरा कथन कह रहा है विकास गर्भावस्था से शुरू होकर किशोरावस्था तक आगे जाता है और फिर पीछे की ओर बढ़ता है। तो ऐसा थोड़ी है कि किशोरावस्था तक तो आगे गया, हाँ किशोरावस्था तक तीव्र गति से होता है, फिर धीमा हो जाता है, लेकिन पीछे की ओर थोड़ी बढ़ता है, इसलिए ये गलत हो गया। तो आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभ्यास द्वारा सीखना भी कहा जाता है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना भी कहा जाता है, निरीक्षणात्मक अधिगम द्वारा सीखना भी कहा जाता है और पुरस्कार केंद्रित अधिगम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बंडूरा के सिद्धांत की, तो बंडूरा ने अपने सिद्धांत में निरीक्षणात्मक अधिगम पर बल दिया है। बालक दूसरे को देख करके उसका निरीक्षण करता है और जो क्रिया वो देखता है उसी चीज को वो सीखता है। तीसरा विकल्प आपके सही है प्रश्न नंबर 10 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो साथियों, आपके प्रश्न नंबर 11 है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। प्रौढ़ावस्था को, किशोरावस्था को, शैशवावस्था को और बाल्यावस्था को। मिथ्या परिपक्वता मतलब होता है, मिथ्या मतलब क्या होता है? झूठ। क्या होता है? झूठ या असत्य। तो यहाँ पर मिथ्या परिपक्वता का जो काल है वो बाल्यावस्था को कहते हैं साथियों। चौथा विकल्प सही है, अर्थात बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष चलती है। इस अवस्था में बालक खुद को तो बड़ा समझता है। वो क्या समझता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, और वो वास्तव में बड़ा नहीं होता है। मतलब वो खुद से तो ये क्या सोचता है कि भाई मैं बड़ा हो चुका हूं, मैं परिपक्व हो चुका हूं, लेकिन उसकी जो सोच है वो कैसी होती है? गलत होती है, झूठी होती है। तो साथियों, मिथ्या परिपक्वता का समय बाल्यावस्था को कहा जाता है। 11वें क्वेश्चन में आपके चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन समझना है और फिर आंसर देना है इस क्वेश्चन का भी। प्रकृति पोषण पर बहस निम्न में से जिससे संबंधित है वह है आनुवांशिकी और पर्यावरण से, व्यवहार व पर्यावरण से, पर्यावरण और विज्ञान से, पर्यावरण और पालन पोषण से। तो देखिएगा, प्रकृति पोषण पर जो बहस है वो इनमें से किससे संबंधित रहेगी साथियों? देखिए, प्रकृति और पोषण, प्रकृति का संबंध लिया जाएगा आनुवांशिकता से, पोषण का संबंध लिया जाएगा पर्यावरण से। ठीक है, इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा 12वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या पूछ रहा है? आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? रुचि से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से और अवधान से। तो बेसल आयु का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा। आधार आयु, आधार आयु का प्रयोग किसमें किया जाता है? बुद्धि मापन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? बुद्धि मापन हेतु। बुद्धि मापन हेतु ही आधार आयु का प्रयोग
किया जाता है। ठीक है, विकल्प नंबर आपका तीसरा सही है प्रश्न नंबर 13 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो साथियों प्रश्न नंबर 14 समझना, अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन करने का सबसे प्रभावी तरीका होगा? सबसे प्रभावी तरीका, एक शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में व एक शैक्षणिक सत्र के अंत में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन सिर्फ बोर्ड द्वारा ही किया जाना चाहिए। मूल्यांकन सत्र के अंत में वार्षिक परीक्षा के माध्यम से किया जाना चाहिए। और मूल्यांकन शिक्षण अधिगम के अंदर बसी हुई प्रक्रिया है। तो देखिए, मूल्यांकन का सबसे प्रभावी तरीका है, ऐसा नहीं है कि आप एक तो जब बच्चे स्कूल आते हैं तब मूल्यांकन कर लो और जब बच्चों का सत्र पूरा होने लगता है तब मूल्यांकन कर लो, बीच में कहाँ जाएगा फिर सिस्टम? तो फिर ये गलत है। सिर्फ बोर्ड परीक्षा ही मूल्यांकन करेगी क्या? फिर हम जो लोकल जो शिक्षक होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या वो मूल्यांकन नहीं करते हैं? फिर ये भी गलत हो गया। मूल्यांकन सत्र के अंत में वार्षिक परीक्षा के माध्यम से किया जाना चाहिए। सिर्फ एक ही बार मूल्यांकन करोगे तो वो भी सही नहीं रहेगा, बल्कि साथियों मूल्यांकन शिक्षण अधिगम के अंदर बसी हुई प्रक्रिया मानी जाती है। विकल्प नंबर 4 सही है। शिक्षण अधिगम के अंदर बसी हुई प्रक्रिया क्यों मानते हैं मूल्यांकन को? कि जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो साथ साथ में ही मूल्यांकन होना चाहिए। चौथा विकल्प इसलिए सही है प्रश्न नंबर 14 में। अब देखिए, आज 15 ही क्वेश्चन लेकर आया हूं साथियों, क्योंकि थोड़ा कहीं बिजी हो गया था तो ज़्यादा क्वेश्चन टाइप करने में दिक्कत आई, इसलिए 15 क्वेश्चन फिर भी मैं लेकर आया हूं आपके लिए। तो यहाँ पर आज का अंतिम और 15वां क्वेश्चन कमेंट करके जाइए 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और ये पेपर आपको कैसा लगा, ये भी हमें जरूर बता करके जाए। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत का हिस्सा है, समूह कारक सिद्धांत का हिस्सा है, गिलफोर्ड के सिद्धांत का और फ्लूइड के सिद्धांत का हिस्सा है। देखिए, जो संज्ञान है, संज्ञान इसका संबंध गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है, बुद्धि का जो 3D का जो सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने, तो उसी से संबंधित है। एक पद संज्ञान, विषय वस्तु, उत्पाद पढ़ा होगा ना आप सभी ने। तो साथियों ये 3 कारक गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर तीसरा बिल्कुल सही है 15वें क्वेश्चन में। तो आज का ये टेस्ट पूरा हुआ, कमेंट करके जरूर बता कर जाए टेस्ट कैसा लगा और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।